अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 108। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हेलो शिल्पा, ये मैं बात कर रहा हूँ। रवानगी से कबल इसे जैसे ही मौका मिला पब्लिक फ़ोन से सजल की मौजूदा रहायशगाह का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फ़ोन नर्स शिल्पा ने उठाया। सर, आप मैडम से आपकी बात करवाऊं? वो इसकी आवाज़ पहचान कर जल्दी से बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे तुमसे काम है। वो फिलहाल सजल के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। यस सर, मैं सुन रही हूँ। वो हमतन गोश हो गई। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी महफूज जगह है जहाँ तुम सजल और आज़म को 1-2 दिन के लिए ठहरा सको? एक्चुअली तुम लोग जिस अपार्टमेंट में मौजूद हो, इसके किसी के नज़रों में आने का खदशा पैदा हो गया, इसलिए मैं सजल और आज़म को वहाँ से शिफ्ट करवाना चाहता हूँ। मैं खुद दिल्ली में नहीं हूँ, वरना तुमसे यह काम ना कहता। मैं इन्हें अपनी दीदी के घर ले जाती हूँ सर, लेकिन आप बताएं कि क्या गड़बड़ है। इधर सोशल मीडिया पर भी राधा देवी की कोठी पर गोलियां चलने की न्यूज़ आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसे फेक न्यूज़ कहा जा रहा है। आप और सर काले खान की तरफ से पाबंदी थी, इसलिए हम कोठी पर फ़ोन करके भी सही बात मालूम नहीं कर सके। शिल्पा ने कदरे घबराए हुए लहजे में इससे कहा। इस वक्त इसे पसे मंजर में सजल की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो शिल्पा से पूछ रही थी कि फ़ोन पर कौन है। मैडम बात करना चाहती हैं सर। शिल्पा ने इसके अंदाजे की तस्दीक कर दी। ठीक है, करवाओ। कहाँ हैं आप? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? सलाम के फ़ौरन बाद सजल ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। अभी ज़्यादा लंबी बात करने का वक्त नहीं है। मैंने शिल्पा को चंद हदायत दी हैं, अब इसकी बात पर अमल करें। मैं दिल्ली आकर आपसे रब्ता करता हूँ। इसने चंद जुमलों में सजल को निपटा दिया। हालात ऐसे थे कि वो चाहने के बावजूद इससे गुफ्तगू को तूल नहीं दे सकता था। जी बेहतर। दूसरी तरफ से इसने भी इसरार नहीं किया और इसके कहने पर रिसीवर एक बार फिर शिल्पा के हवाले कर दिया। शिल्पा से चंद ज़रूरी बातें करने के बाद इसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। इसे खदशा था कि यह कॉल भी गैर महफूज हो सकती है, लेकिन इसके सिवा कुछ चारा भी नहीं था। दिल्ली पहुँचते ही पहले हम मेरे एक ठिकाने पर चलेंगे ताकि वहाँ से ज़रूरी असला वगैरह ले सके। मैं कोशिश करूंगी कि इन दोनों को बगैर किसी हंगामे के वहाँ से निकाल लाऊं, लेकिन दूसरी सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। कॉल निपटाकर वो सोने के पास वापस आया तो खिलाफ तो इसने कुछ पूछे बगैर आगे की मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू शुरू कर दी। इसे एहसास हो गया कि सोनिया भी ये बात समझ रही है कि वो सजल के मामले में इस पर एतबार नहीं करना चाहता, इसलिए दानिस्ता इस मामले से अलग हो गई है। शायद वो हर्ट भी हुई थी, लेकिन इसने वही किया था जो इसे ठीक लगा था। वो खुद को ख़तरे में डाल सकता था, लेकिन सजल को नहीं। दिल्ली पहुंचकर अपने प्रोग्राम के मुताबिक सीधे सोनिया के ठिकाने पर गए। सोनिया फ़ोन पर मुसलसल मालूमात भी हासिल कर रही थी। जल्द ही इसके पास बहुत सारी मालूमात इकट्ठी हो गई, जिनसे इसने माज को भी आगाह करते हुए बताया। राधा देवी को अगवा नहीं किया गया। इसे इसके मुंबई वाले अपार्टमेंट में कुछ घंटों के लिए यरगमाल बनाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकी, क्योंकि इसके मुताबिक दिल्ली के सारे मामलात काले खान देखता है और इसको सरसरी अपडेट दे देता है। काले खान को राधा के इस बयान के बाद ही अगवा किया गया। इस मौका पर गुल खान ने मुज़ाहमत की कोशिश की थी और चंद गोलियां भी चली थी, लेकिन बाद में इसे डॉट गन के जरिए बेहोश करके मामला निपटा लिया गया। वो इस वक्त कोठी पर ही मौजूद है और इसे अच्छी तरह समझा दिया गया है कि अगर इसने शोर मचाया तो काले खान की वापसी मुश्किल हो जाएगी। मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात अब हासिल हो सकी थी। काले खान को भी मुसीबत में नहीं छोड़ा जा सकता ना, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। अब वक्त है कि मैं इसकी मदद करूँ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, बल्कि खुद ही वहाँ जाती हूँ जहाँ इसे रखा गया है। वो अपनी हल्की सी जैकेट के अंदर जेब में पिस्टल रखते हुए खड़ी हुई। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा? वो बेचैन हुआ। मेरा अकेला जाना ज़्यादा बेहतर है। तुम्हें वहाँ किसी ने पहचान लिया तो मामला भी बिगड़ सकता है। बल्कि ठहरो, मेरे जेहन में एक तरकीब आई है, इस पर अमल से हम काले खान को भी बचा लेंगे और मुझ पर भी आँच नहीं आएगी। वो इसे अपनी तरकीब से आगाह करने लगी। ये ठीक रहेगा, सुनकर इसने भी तायद की। अब वो अपने अगले मंसूबे की तैयारी के साथ रवाना हुए। दोनों अलग अलग गाड़ियों में थे। माज के साथ मदद के लिए एक दूसरा बंदा भी था और ऐसा इंतजाम किया गया था कि वो सोनिया की सारी गुफ्तगू सुन सके। रवानगी से कबल वो शिल्पा से रब्ता करके ताज़ा सूरत हाल मालूम करना नहीं भूला था। वो लोग शिल्पा की बहन के घर पहुंच चुके थे और इसकी तरफ से नई हदायत के मुंतज़िर थे। इससे चंद घंटे मजीद इंतजार का कहकर बात ख़त्म कर दी और अब वो सोनिया के ताक़ुब में जा रहा था। इसका रुख दिल्ली के एक पोश इलाके की तरफ था। इस इलाके में दाखिल होने के बाद इसने माज को एक जगह रुक जाने की हदायत की और ख़ुद आगे निकलती चली गई। इसकी मंजिल एक जदीद अंदाज की कोठी थी। आप कहाँ गायब हो गई थी मैडम? हम कोशिश के बावजूद आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कोठी में इसके इस्तकबाल इन दोनों में से एक ने किया, जो सुभाष के बाद यह इसकी मदद का जिम्मेदार था।
मैं कुछ ज़रूरी काम निपटा रही थी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम मेरी परमिशन के बगैर क्या कुछ करते फिर रहे हो? इसने सर्द लहजे में शख्स को जवाब दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, हम या आप तो हुक्म पर अमल करते हैं या ऊपर से मिलने वाले ऑर्डर पर। इसने जल्दी से स्पाई पेश की। फिल्म स्टार राधा देवी की कोठी से इसके ख़ास आदमी काले खान को उठाने का हुक्म किसने दिया था? हमें क्लू मिला था कि मास की वहाँ से मदद की जाती रही है, बल्कि कुछ दिन इस कोठी में रहा भी है, तो हमने इस पर मज़ीद काम करने की कोशिश की। पहले आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर नाकाम होकर ऊपर रब्ता किया। वहाँ से जो हुक्म मिला हमने इस पर अमल किया। काले खान इस वक्त हमारे पास है और इसने मान लिया कि इसने कोठी में मास को पनाह दी थी। बाकी भी इसने कुछ मामलात में मास की मदद करने को मान लिया, लेकिन माज या सजल का पता देने से इनकारी है और मुसलसल यही कह रहा है कि कुछ नहीं जानता। इस शख्स ने इसे मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। ये सब बातें मैं पहले से जानती हूँ। काले खान पर भी नज़र रखी हुई थी कि अगर वो इन दोनों में से किसी की तरफ जाता है या उनसे रब्ता करता है तो हमें मालूम हो जाए, लेकिन इसे यूं उठवा लेने से सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया है। मुझे अंदेशा है कि अब अगर तुम काले खान की ज़ुबान खुलवाने में कामयाब भी हो गए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है अब तक माज और सजल अपना ठिकाना तब्दील भी कर चुके हों। वो इस सारी सूरत हाल पर अपने झुंझुलाए हुए लहजे में होने की अदाकारी कर रही थी। आई एम सॉरी मैडम, मैंने तो बस वही किया जिसका मुझे ऑर्डर मिला था। यहाँ तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो। जब तुम मुझे बाईपास करके ऊपर जाओगे तो इस तरह की सिचुएशन तो होगी। ग्राउंड पर रहकर लीड करने वाला जो कुछ जानता है वो ऊपर वालों को कैसे मालूम हो सकता है? वो मुसलसल अपनी बेरहमी का इजहार कर रही थी। सॉरी मैडम, मैंने बताया न कि आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए आइंदा के लिए ज़हन में रख लोगे। भले तुम्हें लगे कि मैं राब्ते में नहीं हूँ, लेकिन मुझे सारे हालात मालूम होते हैं। अभी तुम्हारे कारनामे के बारे में जानकर मुझे अपना एक अहम काम छोड़कर वापस आना पड़ा है। इसके लहजे की सर्द मोहरी ने इस बार इस बेचारे को मुआवजा करने की हिम्मत नहीं दी और वो यूं ही मुंह लटकाए खड़ा रहा। चलो चलकर मिलवाओ मुझे काले खान से। इसका क्या करना है अब ये भी सोचना पड़ेगा। जी आइए मेरे साथ। वो जल्दी से हरकत में आया। काले खान को एक ज़ेर-ए-ज़मीन कमरे में रखा गया था और इसकी हालत को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि इससे मालूमात उगलवाने के लिए बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद किया गया है। सोनिया को देखकर इसकी आंखों में शनासाई झलकी, लेकिन सोनिया ने आंखों ही आंखों में इसे इशारा किया कि वो इसके मामले में अपनी ज़ुबान बंद रखे। फिर इसके सामने बैठकर बुलंद आवाज़ में बोली, क्यों अपनी जान को मुश्किल में डाल रखा है? बता दो इन दोनों पंछियों का पता, तुम्हारी जान छूट जाएगी। जो बता सकता था बता दिया, बाकी तुम लोग मेरी जान भी निकाल लो तो नहीं बता सकता। तुमने नहीं बताया तो हम राधा से मालूम कर लेंगे। वो नरम और नाजुक सी बहन तुम्हारी जितनी सख्त जान तो नहीं हो सकती। वो कुछ नहीं जानती, ना ही तुम लोग इसके साथ मेरे वाला सलूक करने की कोशिश करना। तुम्हें नहीं मालूम इसकी 5 फिल्मों पर बड़े भैया का पैसा लगा हुआ है। कुरान को कुछ होने का मतलब है बड़े भैया का नुकसान, और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वालों को वो बेड़ा गर्क कर देता है। इसने एक अंडरवर्ल्ड डॉन का हवाला दिया और ये बात सब जानते थे कि बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पैसा इसी का लगा हुआ था। धमकी मत दो, हम तुम्हारे बड़े भैया के भी बाप हैं। अपने पर आएंगे तो इसे चुंटी की तरह मसल कर रख देंगे। इतनी ताकत वाले हो तो गुलवा लो मुझसे माज और सजल का पता। काले खान इस धमकी से मुतासिर नहीं हुआ। इसे पॉइंट 2 पर शिफ्ट कराओ, मैं वहीं मौजूद रहूँगी। देखती हूँ मेरे आगे ये अपनी ज़ुबान कैसे बंद रखता है। सोने ने गोया गुस्से में बल खाकर अपने अकब में खड़े शख्स को हुक्म दिया। ओके मैडम, लेकिन क्या लेकिन? तुम्हें मेरे फैसले से इख्तलाफ है? वो फुंकारी। नो मैडम, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अभी हमारे पास लोग कम हैं, इसलिए फौरी शिफ्टिंग मुश्किल होगी। एक बंदे को शिफ्ट करने के लिए क्या तुम्हें पूरी प्लाटून चाहिए? नो मैडम, मैं भी इंतज़ाम करता हूँ। इसके तंज पर वो बुखलाकर बाहर भागा। सोनिया काले खान की तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन साथ ही होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा भी कर दिया। अपने यहाँ के सेटअप का इसे कुछ नहीं पता था कि यह होने वाली गुफ्तगू खुफिया तौर पर रिकॉर्ड हो रही हो। जुबान न खोलकर तुमने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। खामोशी को मुनासिब न जानकर वो काले खान से मुखातिब हुई। मैंने दुनिया में आंखें खोलने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए मुझे मुश्किलात से डर नहीं लगता। काले खान ने अपनी ज़िंदगी की हकीकत बयान की। लेकिन अब तुम पर जो मुश्किल पड़ी है वो पूरी ज़िंदगी की मुश्किलात पर भारी साबित होगी। मैं अब भी तुम्हें मशवरा देती हूँ कि ज़ुबान खोल दो, और मेरा मशवरा है कि तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। काले खान के तुर्की ब तुर्की देते हुए जवाब ने सोनिया को महसूस किया। इसी वक्त वो शख्स वापस आ गया जिसको उसने काले खान की मुंतकिली के अहकामात दिए थे। इसके साथ एक दूसरा शख्स भी मौजूद था। ये लालू है, अच्छा फुर्तीला बंदा है, इसे मैं आपके साथ भेज देता हूँ, इसे आराम से संभाल लेगा। अपने साथ मौजूद शख्स का तारुफ करवाते इसने काले खान की तरफ इशारा किया। मुझे यहाँ से किसी और काम से जाना है, तुम दूसरी गाड़ी में भिजवाओ। रही संभालने की बात तो ये कौन सा मसला है। इस बंदे को बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर गाड़ी की डिक्की में डालो और शिफ्ट करा दो। इसे नाक चढ़ाकर मशवरा दिया, फिर अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, आधे पौन घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। मुझे पॉइंट 2 पर पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
ओके मैडम। इस शख्स के चेहरे पर तजब्जुब के आसार थे, लेकिन इसके हुक्म की मुखालफत नहीं की। वो मुतमईन सी वहाँ से रवाना हो गई। मुश्किल महसूस होने वाला काम पहला मरहला आसानी से तय हो गया था। अब दूसरे मरहले की कामयाबी का इन्हसार माज की कारकर्दगी पर था। तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम यहाँ नज़र रखो। काले खान को जिस गाड़ी में शिफ्ट किया जाएगा, इसे 40-42 साल का एक गहरी सांवली रंगत वाला शख्स चला रहा होगा। तुम्हें गाड़ी को मुनासिब मुकाम पर रुकवाकर काले खान को अपनी गाड़ी में शिफ्ट करना होगा। गाड़ी ड्राइव करते हुए इसने माज को मुखातिब किया और फिर इसे मशवरा देने लगी कि कौन सी सड़क पर गाड़ी रोकना मुनासिब रहेगा। जैकी दिल्ली का रहायशी है, ड्राइविंग सीट पर इसको बिठाना, वो तुम्हें महफूज रास्ते से मंजिल तक पहुंचा देगा। इसने माज के साथ मौजूद शख्स के हवाले से इसे मशवरा दिया। ठीक है, माज ने इसकी सारी बातों के जवाब में मुख्तसरन कहा। वो मज़कूरा कोठी से मुनासिब फासले पर जैकी के साथ ऐसी जगह मौजूद था कि कोठी का गेट इसे साफ दिखाई दे रहा था। सोने की गाड़ी को वहाँ से निकलते हुए वो देख चुका था। तुम ड्राइविंग सीट पर आ जाओ। सोने की हदायत के मुताबिक जैकी को ड्राइविंग सीट पर बिठाते हुए इसे बताने लगा कि आगे क्या करना है। अभी वो इस काम से फारिग हुआ ही था कि एक स्याह रंग की मारुति कोठी से निकलते हुए देखा। मारुति की ड्राइविंग सीट पर इसी हुलिया का शख्स था जिसके मुतल्लिक सोने ने इसे बताया था, लेकिन इसके साथ वाली सीट पर कदरे भारी जसामत का एक दूसरा शख्स बैठा हुआ था। इसने फ़ौरन सोनिया को इस शख्स के बारे में आगाह किया। वो जगदेश है, असले के इस्तेमाल में मुहारत रखता है। लालू से पहले तुम्हें इस बंदे को कंट्रोल करना होगा। सोने ने फ़ौरन इसे मशवरा दिया। कुछ इसे जगदेश पर भी गुस्सा आ रहा था, जिसने इसकी हदायत के बावजूद काले खान की शिफ्टिंग को मामूली काम नहीं समझा था और ख़ुद भी इस काम में शरीक हो गया था। ओके, मैं ख्याल रखूँगा। इसने अपनी गोद में रखी गन को थपथपाते हुए सोने को जवाब दिया। फिर जैकी से मुखातिब होकर बोला, गाड़ी आगे निकाल लो, इन लोगों को ताकुब का शक हो सकता है। हम आगे इनका इंतज़ार करेंगे। तुम्हारी मैडम ने बताया है कि पॉइंट 2 जाते हुए इस सड़क से गुजरना नागुज़ीर है। इज़ यू विश सर। जैकी ने फर्माबरदारी का मुजाहरा करते हुए एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। कुछ ही मिनटों में वो काफ़ी आगे निकल चुके थे। मुतल्लिका सड़क पर पहुंचकर जैकी ने गाड़ी एक जानिब रोक दी और यूँ उसका बोनट उठाकर खड़ा हो गया, जैसे गाड़ी में पैदा होने वाले किसी नक्स को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। माज भी अपनी जगह बैठा न रहा और गाड़ी की दूसरी जानिब जाकर दुबक गया। इस जगह सड़क पर पीछे से गुजरने वालों को बराह रास्त इस पर नजर नहीं पड़ सकती थी। इससे वहां दुबके वो मुश्किल 1-1.5 मिनट गुजरा होगा कि बोनट उठाए खड़े जैकी ने मारुति की आमद का इशारा दिया। वो सीने के बल निशाना बांधकर यूँ लेटा कि इसकी अंगली उंगली ट्रैगर पर जमी हुई थी। मारुति सुबह रफ्तारी से चलती जैसे इसके सामने से गुजरी, ट्रैगर पर दबाव बढ़ा और मारुति का एक टायर ब्रस्ट हो गया। इसरारी तौर पर दूसरी तरफ से भी गोलियां चलाएगी, लेकिन इन्हें इन गोलियों से कोई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकते ही उन्होंने पहले इस बात का ख्याल रखा था कि वो जगदेश से मुखालिफ समत में हो। मुखालिफ समत में होने की वजह से जगदेश के लिए दुरुस्त निशाना लेना मुमकिन नहीं था, जबकि लालू गाड़ी को बेकाबू होने से बचाने में मसरूफ़ हो गया था। दूसरी तरफ इसे ये एडवांटेज हासिल था कि पहली गोली चलते ही जैकी बोनट गिराकर खुद भी इसके साथ शामिल हो गया था और इसकी गन्ने पे गोलियां उगलना शुरू कर दी थी। इतनी तेज़ फायरिंग की वजह से एक तरफ मारुति को भाग निकलने का मौका नहीं मिला था, तो दूसरी तरफ सड़क पर पीछे से आधी गाड़ियाँ भी रुक गई थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इतनी धुआंधार फायरिंग के आगे आ सके। मारुति के दोनों सवार भी दूसरी जानिब से उतरकर गाड़ी की ओट ले चुके थे और ज़बरदस्त जवाबी फायरिंग कर रहे थे। जल्दी माज ने महसूस किया कि वो लोग फायरिंग करते हुए पीछे हट रहे हैं। वो जिस जानिब पीछे हट रहे थे, इस तरफ कच्ची ज़मीन और झाड़ियाँ वगैरह थी। माज ने जैकी को कवर देने का इशारा किया और खुद एहतियात से आगे बढ़ने लगा। जब तक वो मारुति तक पहुंचा, वो लोग इतनी दूर जा चुके थे कि अब इनकी तरफ से फायर भी नहीं किया जा रहा था। इसे इन लोगों से ज़्यादा काले खान की रहाई से दिलचस्पी थी, चुनांचे इनका ताकुब करने के बजाय गाड़ी की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसकी डिक्की खोलने के दौरान जैकी ने इस बात को यकीनी बना रखा था कि कहीं से मुदाखलत ना हो। वैसे भी जितनी फायरिंग वहाँ हो चुकी थी, इसके बाद किसी में मुदाखलत की हिम्मत नहीं थी। बेशतर गाड़ियाँ यू टर्न लेकर वापस उड़ चुकी थी। माय गॉड! डिक्की खोलने पर जो मंजर इसके सामने ऐसे ही हिलाकर रख दिया और बेसाख्ता ही सहारा लेने के लिए डिक्की के किनारे को पकड़ा। डिक्की के अंदर काले खान की बेनूर फटी फटी आंखें से देख रही थी। सीने में ऐन दिल के मुकाम पर दस्ते तक धंसे खंजर ने इस दिल को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था, जिसकी हर धड़कन में राधा देवी बसा करती थी। वो जो समझता था कि अपने घर वालों को खोकर दर्द की आखिरी हद से गुजर चुका है, अपनी जगह हिलकर रह गया। एक दोस्त, हमदर्द और मोहसिन, जिसे दियारे गैर में इसे बड़ा सहारा दिया था, अचानक इससे छीन लिया गया था। इसका दिल चाहा वहीं खड़े खड़े धाड़े मार मार कर रोने लगे या फिर सारी दुनिया को आग लगा दे। लेट्स मूव सर, हमें यहाँ से निकलना है। मैडम का हुक्म है कि जल्द से जल्द ठिकाने पर पहुँचे। जैकी ने लाश देखते ही सोने से रब्ता करके इसे इत्तला पहुँचा दी और अब इसकी तरफ से मिलने वाले हदायत के मुताबिक माँ से कह रहा था। माँ सुनने के बावजूद अमल से कासिर था। प्लीज़ सर। जैकी ने इसका बाजू पकड़कर खींचा तो उसके साथ घिसटता चला गया। जैकी ने बर्क रफ्तारी से गाड़ी आगे बढ़ा दी।
मारुति पीछे बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन काले खान की बेनूर आंखें इसके साथ चली आई। ये बेनूर आंखें खुद इसकी आंखों को बहुत दिनों तक नींद से महरूम रखने वाली थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।